रिपब्लिक डे आने वाला है। सारे देशवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज बात होगी सैयद उबैदुर रहमान से उनकी इस किताब पर। किताब का टाइटल है बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में इस तरह की किताब पर क्यों बात की जाए। जवाब बिल्कुल आसान है कि मैं भारत के संविधान से बंधा हुआ। प्रिएम्बल में बात हो रही है कि हम फ्रेटर्निटी चाहते हैं, ब्रदरहुड और सिस्टरहुड चाहते हैं। आर्टिकल 51A में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनका जिक्र है। और 51A सब क्लॉज बी में बात हो रही है, चेरिश एंड फॉलो आइडियाज which inspired our national freedom struggle for freedom। फिर सब क्लॉज ई में बात हो रही है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। और फिर सब क्लॉज एफ में सारे सिटीजन्स की ड्यूटी बताई जा रही है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसलिए क्योंकि भारत का संविधान मेरे ऊपर ये ड्यूटी लगा रहा है कि मैं चेरिश करूं और फॉलो करूं उन नोबेल आइडियाज को जिन्होंने हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया। इसलिए बात मुझे करनी है सैयद उबैदुर रहमान से इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पर। सैयद उबैदुर रहमान ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में, अरब न्यूज में लिखते रहे। 620 पेज की किताब उन्होंने लिखी है। मॉडर्न हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। उलमा's रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विद फोकस ऑन सिल्क लेटर मूवमेंट, फेमस रेशमी रुमाल तहरीक पर किताब लिख चुके हैं। तो उबैद, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों जरूरत पड़ी कि आप एक किताब लिखें जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की बात करे। देश के लिए जिसने भी कुर्बानी दी, चाहे वो मुसलमान हो कि सिख हो कि हिंदू हो, वो हमारे लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है। लेकिन खास तौर से मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पर एक किताब, और वो भी इतनी मोटी 620 पेज की किताब आपने लिखी, ये क्यों आपके माइंड में आया है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब कि आपने मुझे अपने इस पॉपुलर शो में बुलाया। शुक्रिया। आई एम रियली हम्बल्ड। देखिए, जो क्वेश्चन आपने किया है ये कई लोगों ने पूछा मुझसे इस बार कि सबकी कुर्बानियां हैं और सबकी कुर्बानियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और लोग जब बात करते हैं तो सबके कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। हम जब बात करते हैं मौलाना आजाद तो मौलाना गांधी जी की बात करते हैं। जब हम डॉक्टर अंसारी की बात करते हैं तो हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में एक तो ये कि हमारे यहाँ जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी जो सेकुलर नेम जो हमें सुनने को मिलते हैं, वो उनके ऊपर बहुत कुछ काम हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम जो फ्रीडम फाइटर्स, जो मुस्लिम लीडर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसके बारे में आप देखें तफसील से बहुत सारा चीजें अवेलेबल नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे मौलाना आजाद हुए, अंसारी हुए, कदवाई साहब हो गए, रफी अहमद कदवाई, इनके बारे में तो बहुत कुछ अवेलेबल है। कुछ किताबें हैं, कुछ इनकी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो भी अवेलेबल है। लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग आप देखें, आपको बख्त खान रोहिला के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बख्त खान रोहिला ने 1857 का जो मूवमेंट था उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा किया। उसके बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई वाज स्टम्प्ड कि इतना बड़ा काम किया उन्होंने पूरे जो रोहेलखंड का एरिया था उसको अंग्रेजों को वहां से खाली करा लिया था, और वहाँ एक पूरी हुकूमत बनाई जहाँ 1 साल तक उनकी हुकूमत रही। उन्होंने अपने नाम से मिंट किए थे क्वींस,
अपने, फिर जितने भी चाहे तात्या टोपी हो या कोई दूसरा, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे मुसलमान या गैर मुस्लिम, सबको उन्होंने, जो भी जैसे कानपुर से नाना साहब हारे तो वो कहाँ है, वो बरेली है। अहमदुल्ला खान हारे लखनऊ से तो कहाँ है, वो बरेली है। वो एक फॉल बैक एरिया था। तो सिर्फ यही नहीं, बख्त खान रोहेला नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में कोई चीज अवेलेबल ही नहीं थी, लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। दूसरी एक और चीज ये कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं वो नरेशन की शक्ल में है। वो उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में हवाले नहीं मिलेंगे, रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो हमारी ये किताब, इसमें हमने कोशिश की कि these should be backed by solid references। हर चीज के बारे में जो भी हमने, जिस चीज को भी जहाँ तस्करा किया है वहाँ रेफरेंसेस हैं, अच्छी किताबों के रेफरेंसेस हैं, जो ऑथेंटिक ऑथर्स हैं उनके रेफरेंसेस हैं। तो इसलिए मेरी किताब जो है वो असल में एक पहली ऐसी कोशिश है कि हम ऑथेंटिक चीजों को आम लोगों की जुबान में, आम लोगों के सामने रख सकें। बहुत अच्छा। तो उबैद, आपका भी शायद ताल्लुक बरेली से ही है, तो बरेली का शाहजहानपुर से, तो वो एरिया वही हो गया बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली, रोहिलखंड है। रोहेलखंड। अब ये बताइए कि जो किताब की शुरुआत हो रही है वो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से हो रही है। जाहिर है कि उनके आशार हम लोग पढ़ते रहे हैं, कुछ बहस होती रही कि वो बड़े शायर थे या नहीं थे, लेकिन बहुत लोगों ने उनके कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक किया और इग्नोर किया। किसी ने कहा कि साहब वो तो पेंशनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन जिस तरीके की ब्रुटैलिटी कंपनी ने उनके खिलाफ की, उनके बेटों का कत्ल किया, बहुत ही बुरे हालात में उनको रंगून में रखा, और एक बादशाह की तरह उसको दफन भी नहीं किया गया, और वो बेचारा वहीं से कहता रहा कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो आपके माइंड में ये कैसे ख्याल आया कि क्या 1857 की जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसमें पूरे देश ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था? किसी के माइंड में ये नहीं आया था कि मुगल भी विदेशी हैं और अंग्रेज भी विदेशी हैं। किसी ने उनको विदेशी नहीं माना था, उन्हें पूरी तरह भारतीय माना था, और उनको सिंबल माना था उस बगावत का और उस आजादी की जंग का जो विदेशियों के खिलाफ हो रही थी। तो कोई खास वजह थी कि बहादुर शाह जफर से बात शुरू की आपने? बहादुर शाह जफर का अगर तस्करा ना किया जाए या उसको मार्जिन्स में किया जाए या उसको ओवरलुक किया जाए तो ये हिस्ट्री के साथ बड़ी बदयांती होगी। बदयांती इन द सेंस कि आप देखें, जो एक यूनिफाइंग फैक्टर था पूरी जंग आजादी में, वो कौन था? दिल्ली में चाहे रोहिलखंड से गाजी आके लड़ रहे हो, मुजाहिदीन आके लड़ रहे हो, या जाट हो, या अलवर से जो फौजी थे वहां पे, वो क्या नाम है उसके, वो आके लड़ रहे हो दिल्ली में, सारे गैर मुस्लिम। राजस्थान से जितने फौजी आए, फिर जो नाना साहब और दूसरे जितने लोग भी लोकली बगावत कर रहे थे, वो किसके नाम से बगावत कर रहे थे? वो अपना नाम या अपना झंडा नहीं बुलंद कर रहे थे। या लियाकत अली खान ने, लियाकत अली, मौलाना लियाकत अली ने इलाहाबाद में कब्जा किया, अंग्रेजों को निकाला वहां से, तो उन्होंने अपने नाम का झंडा नहीं किया, उन्होंने कहा कि आई एम गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि एक यूनिफाइंग फोर्स थे। जब सिपाही मेरठ से दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि आप इसको लीड कीजिए, तो हिस्ट्री की किताबों में ये है आमतौर पर कि ही वाज रिलक्टेंट टू सॉर्ट ऑफ टेक द लीड। वही चाह रहे थे, उनको ये अंदाजा था कि अंग्रेज आपने लोग, लिखा है, किताब में लिखा है कि लेकिन एक बार लीड ले ली तो फिर वो कभी उससे नहीं हटे। ना सिर्फ ये कि ना ही ले, बल्कि आप देखें कि जितने भी लीडर्स थे किसी भी यानी पूरी मूवमेंट में, सबसे ज्यादा कुर्बानी जिसने दी है वो बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर, ही माइट बी अ नेमसेक एम्परर इन दिल्ली, लेकिन उनके साथ ये तय था अंग्रेजों के साथ कि जब बहादुर शाह जब तक जिंदा है वो हिंदुस्तान के बादशाह के तौर पर रहेंगे,
नेम से एक बादशाह के तौर पर रहेंगे। और जब उनका इंतकाल हो जाएगा तो महरौली में एक कोठी बन रही थी, जहां उनके बाद उनके लोग हैं, वो बहुत बड़ी कोठी बन रही थी, वो उसमें जाकर वहां रहेंगे वहां, और उनको पेंशन मिलेगी। तो आप देखिए बहादुर शाह ने जो कुर्बानी दी, वो ना सिर्फ ये कि अपनी कुर्बानी दी, पूरी अपनी फ्यूचर जनरेशन की कुर्बानी दी। उनके सामने उनके बच्चों को मारा गया, उनकी फैमिली को ले जाकर जिस हाल में रखा गया, और वहां पर यह शर्त लगा दी गई कि इनके पास ही शुड स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन प्यूनिटी, बिल्कुल गुर्बत इफलास में रहेंगे वो, उनको एक पैसा नहीं दिया जाए। तो आप बताइए, एक बादशाह इतना बड़ा, इतने बड़े मुल्क का बादशाह, चाहे नेम शेक रहा हो, लेकिन वो उस वक्त भी जिस बुरी हालत में भी आप देखें, पूरी दिल्ली में जो आर्ट लिटरेचर इसकी जितनी एक्टिविटीज थी सबको वो करते थे, उनके पास रिसोर्सफुल आदमी थे। उसने अपनी पूरे जो रिसोर्सेज थे वो सारे उस आजादी की जंग में उन्होंने झोंक दिए, कुछ बचा के नहीं रखा। ना सिर्फ ये कि बल्कि अब जो उनके जो बेटे थे मुगल वक्त, जिसने जंग में उसने जंग में फिजिकली लीड किया, मुगल फौजों का वो क्या नाम है, कमांडर इन चीफ था, वो भी उसको ही मारा, दूसरे बच्चों को मारा, सारे बच्चों को शहीद किया। तो अगर हम देखें तो हमेशा जो भी शुरू करे 1857 की कहानी, उसको बहादुर शाह से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी था जो मुल्क के लिए कुर्बान हो गया, सारे रिसोर्सेज कुर्बान किए उसने, अपनी बादशाही कुर्बान की, अपने बच्चों को कुर्बान किया, और एक गुमनाम आदमी के तौर पर वो मरा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो शेर अभी आपने बताया कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार में। बाज लोग कहते हैं कि ये शेर बहादुर शाह जफर का है नहीं, लेकिन असल में है। अच्छा ये बताइए कि हमने फ्रीडम फाइटर्स में, आपने शुरू में भी कहा कि जो नाम फेमिलियर हैं लीडर्स के, उनका जिक्र सुना, लेकिन उलेमा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम मूवमेंट पे, उस पे कोई बात नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कि जरा सा, आपने अपनी किताब में बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया है, लेकिन मैं जरा एक चीज थियोरेटिकल लेवल पे आपसे उबैद समझना चाह रहा हूं कि ये कैसी चीज थी कि उलेमा जो थियोलॉजियंस हैं वो फतवों पे फतवे दे रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और जंग आजादी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे वकील हैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग के और लीडर्स, वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो जो चीज इन पढ़े लिखों की समझ में नहीं आई कि कोई मुल्क मजहब के नाम पर नहीं बनता और हमारा एक ही मुल्क है और हमारे लिए अंग्रेजों को निकालना जो है वो सबसे बड़ा हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन ऑफ फर्ज है, वो हमारे उलेमा समझ गए। तो उलेमा ज्यादा फार साइटेड साबित हो रहे हैं इससे। इसमें कोई दुराय नहीं है कि उलमा फार साइटेड थे बहुत। और दूसरे कि उलमा जो उस जमाने में थे, चाहे महमूद हसन हो जिन्होंने रेशमी रुमाल मूवमेंट की तहरीक की शुरुआत की, और उसके लिए कई साल माल्टा में कैद रहे अपने कई साथियों के जी, अभी साथ, उनसे, हुसैन अभी अहमद। उनके बारे में मैं सवाल करूंगा आपसे, हाँ, तो मैं लेकिन अभी एक उसी हाँ, कॉन्टेक्स्ट एक में बता ब्रॉड दूं। ब्रॉड बात, एक उलेमा वर्सेस इंटेलेक्चुअल्स कह लीजिए, ऐसे कर लीजिए जरा सा। हाँ, तो आप देखें कि, लेकिन मेन चीज ये है कि हमारे उलमा हमेशा फॉर साइटेड रहे। उन्होंने ये पहले फैसला किया था कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये दोनों का मुल्क है, दोनों मिलकर ही इसको बचा सकते हैं। और 1920s में यानी जब, उससे पहले तो मुसलमान और हिंदू, यानी जब गांधी जी या दिल्ली इंडिया में नहीं आए थे अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उस वक्त तो पूरी जो लीडरशिप थी वो उलमा के पास ही थी। उसके बाद सेकुलर लीडरशिप वो हुई उसको, और जो लेजिटिमेसी सेकुलर लीडरशिप की थी वो भी महमूद हसन ने और हुसैन अहमद बद्दी वगैरह ने दी है। तो इन लोगों को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, इनके जो इनका और दूसरी जो कौम है हिंदुस्तान में बड़ी, हिंदू कौम, इन दोनों के इंटरेस्ट इसी बात में है कि दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करें मुल्क के लिए, दोनों साथ में रहें। आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी तज़किरा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू थे, हिंदू फौजियों के साथ पूरी लड़ी,
सारे सिपाही मुसलमान तो नहीं थे, उनकी 70% जो सिपाही थे जो दिल्ली में लड़े वो हिंदू थे। तो इसी तरह हमारे उलमा ने ये सोच लिया, ये फैसला किया था, सोच समझ के फैसला किया कि ये दोनों अगर हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो मुल्क कभी आजाद नहीं होगा। डिवाइड और रूल की उनकी पॉलिसी कामयाब हो जाएगी अंग्रेजों की, वो समझ गए थे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उनकी। जी। अच्छा, फिर क्योंकि आपने मौलाना महमूद अल हसन साहब का जिक्र किया, शेख उल हिंद का, और 4 साल के करीब माल्टा में डिटेंशन में रहे, मक्का से अरेस्ट हुए, आपने सब तफसील दी है अपनी किताब में, और एक फतवा जारी किया अंग्रेजों के खिलाफ, फिर दूसरा एक फतवा जिसपे 500 उलेमा से सिग्नेचर लिए, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में जब ये फतवा आया तो उससे मूवमेंट को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला और पॉपुलर हो गया और सारे देशवासी उसमें शामिल हो गए। तो जरा सा थोड़ा तफसीलात बताएं, इस रेशमी रुमाल तहरीक क्या थी, कैसे शुरू हुई, और कौन से ऐसे उलेमा थे जिन्होंने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। मेरी किताब एक बुनियादी एक एफर्ट है कि इससे पहले जो किताब आई थी उलमा's रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विद फोकस ऑन रेशमी रुमाल तहरीक, उसमें मैंने कोशिश की कम से कम जो रेशमी रुमाल तहरीक है उसके बारे में तफसील से बात हो। रेशमी रुमाल तहरीक असल में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी कोशिश थी, एक ऐसी अम्ब्रेला एफर्ट थी आप उसको कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि जो फ्रंटियर एरियाज हैं वहाँ रिवोल्ट हो। फिर जो अंग्रेजों के खिलाफ फिर आप देखें कि जो क्या नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो उबूरी गवर्नमेंट जो बनाई थी वहां पर काबुल में 1915 में, वो भी उसी की एक कोशिश थी। उसमें उबैदुल्ला सिंधी जो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो इनके शागिर्द थे शेखुल हिंद के, वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। और नहीं, भोपाली साहब जो थे बरकतुल्लाह भोपाली वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये होम मिनिस्टर थे, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है उसके प्रेसिडेंट थे। राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र तो आता रहता है अलीगढ़ की कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता कहीं। आप ये बताइए कि ये जो थे मौलाना भोपाली जो थे इतनी बड़ी शख्सियत थे। आप देखिए पूरे दुनिया में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे उनकी जो एंटी इंपीरियल जो क्या नाम है जो एफर्ट्स है उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो भोपाली साहब उस वक्त अमेरिका भी गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, 2 साल जाकर ये टोक्यो में रहे, और टोक्यो में उर्दू यानी साउथ एशियन स्टडीज के वो प्रोफेसर भी रहे। तो हमारे उलमा देखिए उस जमाने में, यानी भोपाली साहब जो है उनका तस्करा जैसा आपने कहा कि उनका नहीं आता, लेकिन एक ऐसी यूनिफाइंग वो पर्सनालिटी थे जो जहां जाते थे वो एंटी कॉलोनियल जो लोग थे, जो क्या नाम एलिमेंट्स थे, उनको हर जगह इकट्ठा करते थे। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जरा सा देखिए, वो बताइए कि क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। सिल्क पर लिख के कुछ लेटर्स होते थे, किस तरीके से मुहिम थी। और जाहिर है कि ये मुहिम जो है ये बड़ी सिमिलर थी उससे जो सुभाष चंद्र बोस ने चलाई बाद में। बिल्कुल उसको कह सकते हैं, ये तो एक्चुअली कंप्लीट रिवोल्ट था। रिवोल्ट इन द सेंस कि इन्होंने पहले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को फ्रंटियर में भेजा, फिर उनके दूसरे जो अपने शागिर्द थे उनको काबुल भेजा। तकरीबन 18 जो लाहौर के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट थे जो फ्रीडम मूवमेंट में थे, जो उनके इनसे करीब थे, उनको सबको उन्होंने वहां काबुल भेजा ताकि एक माहौल बनाए। और वहां पर फिर ये खुद गए मक्का। मौलाना शेखुल हिंद जो थे वो खुद मक्का मक्का से ही गए। अरेस्ट हुए, मक्का से ही जी अरेस्ट हुए। हाँ, मक्का गए, उन्होंने मक्का में जाके मीटिंग की जो अनवर पाशा से, जो उस वक्त गवर्नर थे वहां के, मदीना के हिजाज के गवर्नर थे। फिर जो टर्क्स के जो डिफेंस मिनिस्टर था, खिलाफत उस्मानिया का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उससे मिले। और ये पूरी एक ऐसी इन्होंने वो की थी कि यहाँ से जो है इधर से फ्रंटियर से जो है वो पठान जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ हमला शुरू करेंगे, और उधर से ये चाह रहे थे कि रशिया और टर्की और दूसरे कंट्रीज जो है वो एफर्ट करें, और पूरा एक बड़ा वो था।
लेकिन जो मैं इसी लेटर कॉन्टेक्स्ट में उबैद, मैं इसी लेकिन कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक इंटरनेशनल माहौल अंग्रेजों के खिलाफ, उनके इंपीरियलिज्म के खिलाफ भारत में क्रिएट किया जगह जगह जाकर, उसी तरीके की ये तहरीक है कि इसमें भी एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। अब बहुत कम वसाइल थे, लेकिन उन वसाइल की कमी के बावजूद एक मकसद सिमिलर था दोनों। में इसमें कोई दो राय नहीं है, मकसद सिमिलर था और उसमें जो नाम थे वो बहुत ही पावरफुल नाम थे। यानी ऐसे नाम थे कि कहीं गए तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो जैसे क्रेमलिन तक इनकी मौलाना अब्दुल्ला सिंधी की जो मीटिंग थी वो जार वगैरह के साथ भी तकरीबन हुई। तो आप देखिए ऐसा नहीं था, ये बहुत बड़ी एफर्ट थी, लेकिन बस ये सर्कमस्टांसेस जो थे वो डिफरेंट थे। सर्कमस्टांसेस जो इसी बात की कि जैसे जब ये मक्का में थे, मौलाना शेखुल हिंद जो थे, उसी वक्त वहां पर शरीफ ने रिवोल्ट किया और वहां पर जो उस्मानी जो खिलाफत थी या जो टर्क्स की जो वहां पर हुकूमत थी, जो इनके साथ सिंपैथेटिक थे हमारे रेशमी रुमाल कॉज के साथ, उनकी हार हो गई वहां पर। जब उनकी हार हुई तो उसका मतलब वो स्टूज था वहां अंग्रेजों का, शरीफ हुसैन मक्का का। तो अंग्रेजों ने इनको भी वो कर लिया, अरेस्ट किया। और जो टर्क्स का जो वो क्या नाम वहां पर गवर्नर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। तो पूरी जो कहानी जो एक जो मोमेंटम बन रहा था वो मोमेंटम खत्म हो गया। और फिर जो है वो फिर यहाँ पर जो उन्होंने लेटर्स लिखे हमारे उबैदुल्ला सिंधी ने, जो दिल्ली इंडिया में आते, जो उस पर बहुत मशहूर लेटर्स हैं जो सिल्क के ऊपर लिखे थे, सिल्क के कपड़ों, सिल्कन कपड़ों के ऊपर लिखे हुए थे, वो फिर एक्सपोज होकर पकड़ गए। तकरीबन 200 बड़े बड़े उलमा जो थे पूरे नॉर्थ इंडिया से गिरफ्तार हुए। उनमें से काफी लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर का निशाना बनाया गया। तो मैंने अपनी किताब में उसके बारे में तफसील से लिखा है, उसके बारे में यहाँ ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत क्या नहीं है। इनमें से किसी भी आलिमे दीन ने अंग्रेजों से, जैसे कुछ और लोगों ने माफी मांगी क्या? अब देखिए बिल्कुल उल्टा है इसका मामला। ये हमारे उबैदुल्ला सिंधी तकरीबन 46 में हिंदुस्तान वापस आए। 44 या 46 में हिंदुस्तान वापस आए। यानी तकरीबन ये 25 साल जो है बाहर रहे। इन्होंने कभी कभी भी इन्होंने माफी का कोई सवाल ही नहीं होता। वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। अगर हाँ, वो तो हमारे राष्ट्रभक्ति का ये सबूत है कि 3-4 साल में कोई आपका टूट नहीं गई हिम्मत, बल्कि 25 साल के करीब आप अंग्रेजों की मुसीबतें और डिटेंशन में रहे, लेकिन झुके नहीं। माल्टा में जो रहे हमारे शेखुल हिंद, उनमें उनके साथी वहां इंतकाल भी हो गया जेल में। और वो साथी जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि आप आ जाइए, और शेखुल हिंद को यही रहने थे, शेखुल हिंद के खिलाफ केसेस है, आपके खिलाफ केसेस नहीं है, आप आ जाइए। मतलब उन्होंने उन्होंने कहा कि हम, एक्सेप्ट भी नहीं किया, बाहर निकलना भी एक्सेप्ट नहीं किया। और वही इंतकाल हो गया उनका, बताइए। और शेखुल हिंद जब खुद हिंदुस्तान में आए तो उनकी हेल्थ इतनी खराब थी कि वो खुद सफर नहीं कर सकते थे। 1 साल के अंदर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इन लोगों ने कभी ना तो कंप्रोमाइज किया, ना झुके, ना इसका ख्याल उनके जहन में आया कि वो कंप्रोमाइज या इस तरह की बात करें। नहीं, मैं उबैद एक सवाल और आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मोमेंट है कि क्योंकि टर्की की गवर्नमेंट हिंदुस्तान की आजादी अंग्रेजों से दिलाने में सिंपैथेटिक थी और फिर वो हुकूमत खत्म हो गई, तो क्या ये वजह थी खिलाफत तहरीक की? क्योंकि आज ऐसा लगता है कि खिलाफत तहरीक जो थी वो एक गलती थी और मुसलमानों के ऊपर उसकी वजह से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज के इल्जाम लगाए जाते हैं, या वजह बेसिकली यही थी कि क्योंकि वो आपके कॉज के लिए सिंपैथेटिक थे और फिर अल्टीमेटली तो गांधी जी ने लीड किया उस खिलाफत मूवमेंट को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ जो महमूद हसन ने जो शुरू किया 2015 में, जो रेशमी रुमाल तहरीक, उसमें तकरीबन पूरा डिपेंडेंस जो था उस तहरीक का वो ओटोमन एम्पायर के सपोर्ट पर था। तो जब ओटोमन एम्पायर खुद उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ा, तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है
कि हिंदुस्तान के मुसलमान बशमूल गांधी जी खुद बिल्कुल उसके लिए पूरा खड़े हुए। तो यही रीजन था कि हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल उनके सपोर्ट में खड़े हुए। डॉक्टर अंसारी हिंदुस्तान से नहीं, मतलब खिलाफत मूवमेंट में टर्की से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ ही वो भी एक मूवमेंट थी। एग्जैक्टली, वो तो एंटी इंपेरियल वो एक मूवमेंट थी जिसने खिलाफत मूवमेंट का नाम भी लिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, दोनों जाहिर है कि भाई बहुत ग्रेट लीडर्स थे, और उनमें से एक ने तो कह दिया कि मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, गुलाम हिंदुस्तान में, और फिर इंग्लैंड में डेथ हुई और फिर बाद में फिलिस्तीन में दफनाया गया। तो मौलाना मोहम्मद अली पर तो डिटेल्ड चीजें मिलती हैं। मौलाना शौकत अली के बारे में जरा सा बताइए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। आपने अपनी किताब में लिखा कि बड़े जबरदस्त स्पीकर थे, एमएओ कॉलेज में कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज मिला 1894 में, सिविल सर्विसेज में रहे, अवध और आगरा की जेल में रहे 1915 में, 21 में, 23 में, और गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। फिर वो एक कोई मीटिंग हुई जिसका जिक्र आपने किया है, 1916 में हुई मीटिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई 16 सेशन का आपने जिक्र किया है। उसकी कुछ तफसीलात आपको याद आती हैं क्या? शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर के बगैर जो है, तस्करे के बगैर आप देखें तो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट की तहरीक जो उसके बारे में वो तकरीबन उसकी कहानी आप नहीं बनती। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत सालों जेल में रहे। सिर्फ उनकी उम्र जो थी तकरीबन 51 साल थी मोहम्मद अली जौहर की, जब उनका इंतकाल हुआ। और इस छोटी सी उम्र में आप देखें तकरीबन 6 साल तो वो जेल में रहे। शौकत अली भी जब जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर जेल में रहे, शौकत अली भी जेल में रहे। दोनों ने इतनी कुर्बानियां दी कि अपनी जॉब छोड़ी, अपने लिए अपने जो वसाइल थे वो सारे मुल्क के लिए वो किए। और आखिर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ मुल्क की खिदमत करने के लिए की वजह से, यानी आज़ादी, जंग आज़ादी में शामिल रहने की वजह से ये हुई कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जब इंतकाल हुआ उससे 1 साल पहले उनकी एक बेटी का इंतकाल हुआ। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी बेटी का कायदे से इलाज कर सके। खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो इलाज हुआ, वो खुद बहुत बीमार थे, शुगर के पेशेंट थे, आपको अंदाजा होगा। और जब दिल्ली से वो आखिरी जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जब लंदन गए हैं तो स्ट्रेचर से उठा के लेके जाया गया। और हिंदुस्तान में उनके जो मुखालफिन थे वो कहते थे कि भाई ये क्यों जा रहा है, ये तो बोलने के लायक नहीं है। लेकिन वहां पर जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने हिस्टोरिक स्पीच दी, आप पढ़े अभी तो माइंड बॉगलिंग है। यानी उसका जो डेप्थ है, उसमें जिन जिन इश्यूज को उन्होंने टैकल किया है वो और हर तरह की उन्होंने जो कहा कि अगर तुम मुझे आजादी नहीं दोगे तो मैं एक गुलाम मुल्क में जाने को तैयार नहीं हूँ। यही हाल नहीं उनके भाई का था। उन्होंने और शौकत अली का रोल जो है मोहम्मद अली की लाइफ में और उनके इम्प्रूवमेंट में, उनके डेवलपमेंट में बहुत जबरदस्त है। क्योंकि इनके बाप का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, इनके फादर का बहुत ही अर्ली एज में। तो इनकी तालीम अलीगढ़ में पढ़ाना, फिर बाद में उनको इंग्लैंड भेजना, वो सारा शौकत अली ने किया और अपने पूरे रिसोर्सेज जो थे मोहम्मद अली की तालीम पर खर्च कर। तो दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, जैसे दो उंगलियां होती हैं आपस में मिली होती है, वैसे दो भाई थे। तो आप देखिए जहां जहां भी खड़े हुए, गांधी जी के साथ जब भी खड़ा होना हुआ, ये दोनों भाई खड़े हुए और बहुत कुर्बानियां दी। बहुत लोगों ने इन लोग को बुरा भला कहा, कहा कि तुम क्यों जा रहे हो साथ में इनके, यानी जो मुस्लिम लीगी थे। बाद में उन्होंने शौकत अली के ऊपर बहुत ज्यादा वो किया, अटैक किया इसी बात पर। लेकिन इन लोगों ने कभी भी, और दूसरा जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी वो तो शुरू बाद में वो एक्चुअली क्या है, मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस हिंदुस्तान में उस वक्त भी वैसी ही थी जैसी अभी है। तो एक तबका था जो तालीम याफ्ता था, दूसरा तबका था जो तालीम याफ्ता नहीं था। तो पहले एक जमाने में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पहला, ये लोग जो हमारे लीडर्स थे उस जमाने में 1906 में शायद,
वो शिमला गए थे, जहाँ वाइस राय सिंह थे। वो पहली मीटिंग थी जिसको आप पहला पॉलिटिकल स्टेप ऑफ मुस्लिम्स कह सकते हैं। फिर उसी में से बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस में आ गए बाद में बहुत से लोग जो थे, जो पहले कांग्रेस में थे, वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो मुसलमानों की तालीमी और सियासी पसमानगी से निकाल के उनको एजुकेशनल और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना था। ये बुनियादी चीज थी जिसका फायदा मुसलमानों को हुआ कि जो बैकवर्डनेस थी वो खत्म हुई, मुसलमानों में तालीम के तई बेदारी शुरू हुई, पॉलिटिकल अवेयरनेस शुरू हुई। नहीं, इसमें भी उबैद जो अली ब्रादरान थे, इनका विजन बड़ा नेशनलिस्ट था, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब बिल बन रहा है उसकी भी इन्होंने मुखालफत की, और ये उसमें अंग्रेजों को कोई सुपरवाइजरी रोल नहीं देना चाहते थे। जो अलीगढ़ की और बीएचयू की भी नेशनलिस्ट मुखालफत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश पैट्रोनेज से बने हैं, इसलिए ये सही नहीं है। और उसी लिए वहां पर काशी विद्यापीठ बनी, और अलीगढ़ में ही आप जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई, और बाद में उसे दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखें जो जामिया बनी है, यानी अलीगढ़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में चल रहा था। नहीं, मतलब तो इनका ये किसी कहना भी था कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ अलीगढ़ में जिसका सरकार से कोई ताल्लुक ना हो। बिल्कुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उनका यही मानना था। और आप देखें जब बाद में जामिया मिलिया बनी, तो मोहम्मद अली जौहर उसके प्रिंसिपल भी थे, उसके टीचर भी थे, और उन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेज उसमें लगा दिए जामिया मिलिया में। जी जी। तो जामिया अब जरा उबैद थोड़ा और बताइए जरा, ये मौलाना सदरुद्दीन देहलवी, इनका जिक्र भी आपने किताब में किया है। बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था, तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जरा बताइए। देखिए सदुद्दीन आजरदा हो या दूसरे इस तरह के लीडर्स हो, जिन लोगों को शहीद किया गया, जिन्होंने न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि पूरा उनके पूरे खानदान को ले आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारी गई, ऐसे लोगों के बारे में हमारे लोग, कौम नहीं जानती, मुल्क नहीं जानता। ये अपने वक्त के तकरीबन सबसे बड़े जो लिटरेरी फिगर्स में से एक है। इनकी तकरीबन 3 किताबें जो है वो दिल्ली कॉलेज में चलती थी। खुद दिल्ली कॉलेज में पर्शियन के टीचर थे, और जो उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे ज़ौक़ हो या गालिब हो या खुद हमारे बहादुर शाह जफर हो, इन सब से बहुत करीब थे। और जो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई, उसमें भी ये शरीक थे। तो बाद में जब अंग्रेज जीते यहाँ पर दिल्ली में, तो दिल्ली का एक एरिया है, पुरानी दिल्ली का एक एरिया कुचा चेलान, जो उस जमाने में लिटरेरी एक्टिविटीज का सबसे बड़ा मरकज था। वहां से 1400 लोगों को, इनमें से आजुर्दा साहब थे, इनके 2 बेटे थे जो खुद बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन सबको ले जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई, और वही उनका कुछ पता नहीं। उसके बाद उनकी कोठी को भी बुलडोज कर दिया गया। इनकी लाइब्रेरी थी जिसमें कहते हैं कि उस जमाने के लिहाज से तकरीबन 10 लाख के रुपए के करीब की किताबें थी उस जमाने में इनकी लाइब्रेरी में, वो खत्म कर दी गई। तो पूरा इनका नाम, यानी तकरीबन इनके नाम को खत्म कर दिया गया था उस जमाने में, इतना इनके खिलाफ अंग्रेजी से नाराज थे। ये आपकी किताब का ये बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, जब पूरा देश जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और हम अपने फ्रीडम मूवमेंट के अनसंग हीरोज की बात कर रहे हैं देश में, सरकार की ये पॉलिसी है, तो आपने ये किताब बहुत सही वक्त पर लिखी है। फिर इसी तरह आपने मौलवी जाफर थानेश्वरी का जिक्र किया है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, आपने पहले एक सवाल किया था कि जो उलमा थे उन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी। जाफर थानेसरी की आप पूरी तकरीबन जिंदगी 20 साल इनके काला पानी में गुजरे। इनको एक ये अंबाला 20 साल आप उसी काला पानी की बात कर रहे हैं जहां सवारकर भी रहे? एग्जैक्टली उसी काला पानी में 20 अंडमान साल रहे। निकोबार की उस जेल की बात हो रही है। जी जी। और 27 साल का नौजवान था जब इसको अंबाला केस के में गिरफ्तार किया 64 में, 1864 में।
ये जो नॉर्थ ईस्ट उसमें फ्रंटियर एरियाज में जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चल रही थी, उसके किंग पिन्स में से एक थे, जो सादिकपुर इन पटना के आसपास से जो जितने भी जो फाइटर्स जाते थे फ्रंटियर में, वो इनके यहाँ रुक के जाते थे, सारा पैसा इनके उससे जाता था। तो और 1857 में भी इन्होंने काफी अपने इलाके में, अंबाला के इलाके में जंग की थी अंग्रेजों से, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो 1864 के जो अंबाला जो रिवोल्ट यानी अंबाला जो कॉन्स्पिरेसी केस है, उसमें इनको गिरफ्तार किया। इनसे कई बार कहा जजेस ने कि भाई तुम माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने माफी मांगी नहीं। इनकी जो पूरी जायदाद थी उसको, हालांकि इन्होंने, इनको अंदाजा था कि इनके ऊपर कभी ना कभी अंग्रेज जो एक्शन लेंगे, तो इन्होंने अपनी सारी जायदाद जो थी अपनी वाइफ के नाम कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एक एक पैसा जो था, वो एक पूरी जायदाद उनकी कर्ज कर ली, उसको इम्पाउंड कर लिया अंग्रेजों ने, और इनको ले जाकर काला पानी में डाल दिया। लेकिन काला पानी में भी इस आदमी ने, यानी हिम्मत नहीं आ रही, वहां भी कई किताबें लिखी। उस होपलेसनेस में भी उन्होंने अंग्रेजी जबान सीखी, उस पर इतना कंट्रोल किया उन्होंने कि वो अंग्रेजी में लिख सके, बोल सके। बल्कि इनका एक शागिर्द था, जब वो छूट कर आए तो उसने इनको अपना, क्या नाम है, इंग्लिश का टीचर, यानी वो उर्दू और इंग्लिश का टीचर उनको बनाया। और क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसने यहाँ पर उनके जो पर्सनल ताल्लुकात हो गए, पर्सनल ताल्लुकात की वजह से उसने काफी ट्यूशन दिलाए। यानी एक आदमी जो उस जमाने में एक बहुत ही वेल टू डू था, जिसके पास बहुत मतलब उसने रिसोर्सेज थे, स्टेट देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ निछावर और कर वो दिया। झुका जिंदगी नहीं, और खत्म, उसने कभी माफी नहीं मांगी। माफी नहीं मांगी, बल्कि उनको कई बार ऑफर आई कि भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा एटीट्यूड है यहाँ पर, तुम बंद क्यों हो, तुम तो माफी मांग लो। लेकिन जाफर थानेसरी ने कभी माफी नहीं मांगी। हंटर जो है, विलियम हंटर, जिसने हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिस्ट्री भी अपने अंदाज में लिखी है, उसने अपनी किताब में इनका बहुत तफसील से तज़किरा किया है। आप देखिए, आप फैसिनेट है। यानी ऐसी पर्सनालिटी थी जाफर थानेसरी जो हर आदमी को फैसिनेट करेगी। यार एक जवान आदमी, वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बीवी को, बच्चों को छोड़कर, उसके पास ऑप्शन है कि वो माफी मांग ले अंग्रेजों के सामने, एक बार लिख दे तो उसको लाके उसके यहाँ बाइज्जत न सिर्फ बरी कर देंगे, बल्कि उसकी जो स्टेट इम्पाउंड की उसको भी उसको रिलीज कर देंगे। नहीं, नहीं और सिर्फ जाफर। इसी तरह आपने मौलवी फजल हक खैराबादी का भी जिक्र किया है, और जाहिर है कि 1857 की जंग आजादी में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। तो मैं चाहूंगा जरा मेरे व्यूअर्स को थोड़ी तफसीलात उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएं आप। मौलवी फजल हक जो थे, वो भी बहुत ही फैसिनेटिंग पर्सनालिटी थी। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ऐसे स्कॉलर कि वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाए, प्रिंसली स्टेट में, तो उनको या तो वजीर बनाते थे या जज बना दिया जाता था। जब वो दिल्ली आए तो उनको यहाँ जज बना दिया बहादुर शाह जफर ने। अलवर गए तो अलवर, और फिर उसके बाद झज्जर गए तो जहां जहां गए उनको वजीर बना दिया गया। रामपुर गए तो रामपुर में भी उनको एक सेक्शन का वजीर बना दिया गया। ये आदमी अपना पूरा एक ब्राइट फ्यूचर छोड़कर उस जंग में शरीक हुआ, उसने लीड किया दिल्ली में। फिर उसके बाद जब यहाँ हार गए, अंग्रेजों का कब्जा हो गया 58 में, 1858 में, तो फिर वापस गए सीतापुर के आसपास, वहां हुआ। इनके इनके पास भी ऑप्शन था कि वो माफीनामा लिख दें, बल्कि इनसे अंग्रेजों ने कहा था, जब इन्होंने, जब क्या नाम है, 1858 में एक एक उसने, क्वीन ने एक वो जारी किया था, प्रोक्लेमेशन, इसमें कहा था जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इनको काला पानी भेजा गया और वहीं उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने भी कोई मर्सी पिटीशन नहीं लिखी, बल्कि जब इनकी आजादी का परवाना लेकर इनका बेटा जब काला पानी पहुंचा, अंडमान निकोबार, तो उसने देखा कि उसको जनाजा जा रहा है। अजीब स्टोरी बताइए, एक जनाजा जा रहा है, पूछा किसका जनाजा है, तो कहा मौलवी फजल खैराबादी का। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो उनकी आजादी के परवाने लेके आया हूँ। अरे वो तो आजाद हो गए हमेशा के लिए, उनको तो किसी आजादी के परवाने की जरूरत नहीं। अब बताइए, ऐसे ऐसे लीडर्स इनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। और उन्होंने, नहीं, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और भारत सरकार का जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें ये आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है ये बहुत अहम है। फिर मौलवी लियाकत अली,
जिन्होंने इलाहाबाद में 1857 में बगावत की, उनके बारे में भी हम कुछ बहुत नहीं जानते। आपने उनके बारे में भी लिखा है, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताइए जरा। देखिए, लियाकत अली के बारे में, हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत, जब उन्होंने रिवोल्ट किया वहां पर, तो बहादुर शाह जफर ने उनको अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने न सिर्फ ये कि इलाहाबाद को छुड़ाया, बल्कि उसके बाद जितने सब्सिक्वेंट, जितनी भी लखनऊ में चुरहट के पास जो जंग हुई और दूसरी जगह शाहजहांपुर के आसपास जो बरेली में जंगें हुई, उन सब में हिस्सा लिया। उसके बाद ये गायब हो गए। तकरीबन 19 साल तक ये लापता रहे, 1857 के बाद 19 साल तक। लेकिन बिलाखिर इनको फिर बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया और इनको भी काला पानी भेज दिया। काला पानी में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जो वहां पर जो लोग थे, वो तो एक ओपन सेल, ओपन जेल थी। ऐसा नहीं थी कि वहां पर सेल्स में यहाँ पर रखें, वहां पर रखें, बल्कि वहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि आप मिंगल भी कर सकते हैं, लोगों से मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो थानेसरी साहब ने, मौलाना जाफर थानेसरी ने अपनी किताब में तस्करा किया है कि जो बाद में छपी उनकी तारीख काला पानी, थानेसरी की किताब है, उसमें इन्होंने तफसील से इनका तस्करा किया है कि कैसे वहां पर भी जब काला पानी में थे, तब भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। और जो जिन लोगों मेंटल जो टॉर्चर फील कर रहे थे, जो डिप्रेशन में थे, उन लोगों को ये अपने जो पावरफुल स्पीचेस थे वहां भी जाके उनको दोबारा, उनकी उम्मीदों को दोबारा, उम्मीदों का चिराग रोशन करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। फिर आसिफ अली भी बहुत बड़े लॉयर थे, और जाहिर है कि 1930 और 40 के दशकों में उन्होंने भी देश की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। उनके कुछ कंट्रीब्यूशन का जिक्र भी आपने अपनी किताब में किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को वो भी आप बता दें। देखिए, आसिफ अली के बारे में जब भी भगत सिंह का तस्करा होगा, आसिफ अली का तस्करा जरूर होगा, क्योंकि भगत सिंह का जो पूरा केस लड़ा था वो आसिफ अली ने लड़ा। सिर्फ आसिफ अली ने सिर्फ यही केस नहीं लड़ा, बल्कि 46 में जो INA, जो क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, उसके जो लोग यहाँ गिरफ्तार होकर आए और जिनके खिलाफ सबको सजाए मौत दी गई, तकरीबन का ऐलान हुआ था कि सबको सजाए मौत दी गई, डेथ पेनल्टी थी, उन सबके केस भी इन्होंने लड़े। अपने जमाने के बेस्ट वकील थे, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर थे, और इन्होंने बहुत साल जेल में गुजारे। अब चाहते तो बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस थी, रोलिंग प्रैक्टिस थी, करते रहते, करोड़ों रुपए बनाते उस जमाने में। लेकिन उन्होंने सब कुछ उसके लिए, कंट्री के लिए तज दिया। न सिर्फ ये, बल्कि उनकी बेगम जो थी अरुणा आसिफ अली, दोनों ने मिलकर एक ऐसा पावरफुल ग्रुप बना रखा था, जहां पर यानी वो दो लोगों की एक पूरी फौज थी, जो जहां भी चले जाते थे किसी को भी ओवरवेलम कर देती। और सबसे अहम बात यह है कि, लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद भी जो आसिफ अली ने दी, अरुणा आसिफ अली का खुद भी मानना था कि इनके साथ नाइंसाफी हुई हमारे मुल्क। अरुणा आसिफ अली ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो तो आप बहुत दिन तक कोर्ट में, जिंदा रही आजादी के बाद। हाँ, तकरीबन 2000 से कुछ पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, या 90s में, उनका 90s में इंतकाल हुआ है। और वो बहुत यंग थी जब उनके साथ शादी हुई थी इनकी, दोनों, यानी अरुणा आसिफ अली और अरुणा आसिफ अली के एज में काफी फर्क था। लेकिन इनको भी ये वो तो शिकायत थी कि आसिफ अली के बारे में नहीं लिखा। आसिफ अली बहुत अच्छे, यानी मुसलमानों ने भी उनको नहीं याद रखा, और हमारे जो क्या नाम है, मुल्क ने भी उनको तकरीबन भुला दिया। बड़ी हमारे साथ सिर्फ यही लोग नहीं, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भुलाया, अच्छा बताइए। अच्छा, मौलाना आजाद पे तो आपने बहुत डिटेल चैप्टर लिखा है, तो फिर मैं वही सवाल करूंगा कि जो चीज मौलाना आजाद समझ गए, वो जिन्ना क्यों नहीं समझ पाए? देखिए, मेरा तो मानना है कि जो पाकिस्तानी मूवमेंट थी, और समझे या नहीं समझे, वो असल में यहाँ पर जो लैंडेड लोग, एरिस्टोक्रेसी थी, वो उसकी एक मूवमेंट थी। आम मुसलमानों की मूवमेंट कभी नहीं थी। लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की हिमायत में वोट दिए। कितने परसेंट लोगों को वोट देने का इख्तियार था, बताइए? ग्रेजुएट सिर्फ लेवल वो से, लोग जो इनकम टैक्स पे करते थे, जिनके पास जमीन और जायदाद थी, और जो पढ़े लिखे थे, बहुत ही जो ग्रेजुएट थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज था।
आप बताइए कि अभी भी हिंदुस्तान में 4-5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, हाथ तक नहीं आ सकते हैं। ग्रेजुएट्स कितने लोग थे? हो सकता है आपकी फैमिली में ग्रेजुएट रहे उस जमाने में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, अच्छी फैमिली। मेरी फैमिली में तो उस जमाने में कोई ग्रेजुएट नहीं था। तो आप कहें कि मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट नहीं दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये समझ गए थे, और दूसरे जैसे आसिफ अली भी समझ गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो बिल्कुल वाज़ेह था, उनके जहन में बिल्कुल नक्शा वाज़ेह था। वो ये कहते थे हिंदू और मुसलमानों के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता, और मेरा मानना है कि चल नहीं सकता है। और उस जमाने में अंग्रेजों ने जो हिंदू और मुसलमानों के जो सवालात खड़े किए, जो गाय के, और फिर मस्जिदों के सामने जो हिंदू जो गाने गाए जाते थे, या जो उस जमाने में, वो, हाँ, वो सारे जो चीजें थी वो अंग्रेजों की पैदा करता थी। उससे पहले ना कभी गाय के बारे में हुआ, ना मस्जिद के बाहर हंगामे की वजह से कभी मुसलमानों में लड़ाई थी। तो मौलाना आजाद इस चीज को समझ गए थे, और मौलाना आजाद ने शुरू से, यानी आप देखें 1920 के बाद से उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि नेशनलिज्म, यानी जो नेशनल मेनस्ट्रीम मुसलमानों का और हिंदुओं का जो है वो दोनों एक साथ ही चल सकते हैं। उनकी जो आखिरी तकरीर हुई, जो आखिरी तकरीर तो नहीं, मतलब 48, 47, 48 में जो उन्होंने जामा मस्जिद में आजादी के बाद तकरीर की, कितनी पावरफुल तकरीर थी। आप अभी भी सुनेंगे तो रोने में मजबूर हो जाएंगे कि, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं समझते हैं, उस जमाने में भी नहीं समझे। खैर उस मामले में तो हम गांधी जी को ही नहीं समझ रहे, तो फिर मौलाना आजाद का नंबर कहाँ आएगा। लेकिन मैं इस एक सवाल आखिर में आपसे ये करना चाहता हूं बैद, कि जितनी आपने तफसीलात दी और देश के अनसंग हीरोज को सेलिब्रेट करा, और एक बहुत अच्छी किताब लिखी विद प्रॉपर रेफरेंसेस, ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं अब, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सालों से साउथ में रहता हूं, तो आपने नॉर्थ के उलेमा और नॉर्थ के लोगों का, मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन तो लिखा, साउथ को क्यों इतना आपने इग्नोर कर दिया, जबकि साउथ में भी जो है जाहिर है कि फ्रीडम मूवमेंट जो था वो मौजूद था, और अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान यहाँ भी मुखालफत कर रहे थे। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि केरला के बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपने तो बहुत सारे लोगों का तस्करा नहीं किया। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो सारी लीडरशिप थी उस जमाने मुसलमानों की, या नेशनल जो मूवमेंट थी हमारी फ्रीडम मूवमेंट, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या दूसरे भी लोग हो, तकरीबन आमतौर पर उनका ताल्लुक नॉर्थ से, या नॉर्थ के जो करीबी एरियाज हैं वहां से था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस किताब में मैंने तस्करा नहीं किया है। केरला के बहुत सारे जो फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका तस्करा है इसमें। उसमें यानी कम से कम 5 लोग जो केरला से हैं उनका तस्करा है, तमिलनाडु से तस्करा है। तो आपकी बात, यानी इसमें सही है कि कम लोग आपने उसमें एक किताब शामिल। और लिखी है अब, साउथ इंडियन मुस्लिम्स का जो फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है, उस पर एक और किताब बन सकती है। नहीं, मेरी अगली किताब जो मालाबार मूवमेंट पर आ रही है, मालाबार में जो अपराइजिंग हुई थी, वो इंशाल्लाह 6 महीने के बाद आपके हाथ में होगी। तो इंशाल्लाह, उसमें चलिए, वेरी तो वेरी आपकी गुड। शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, आपको एक बार फिर मैं मुबारकबाद दूंगा इस बहुत अच्छी किताब के बारे में, और अपने व्यूअर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पर उबैदुर रहमान साहब की जो ये किताब है, इसको पढ़ें, क्योंकि पूरा देश इस समय आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, और हम उन सारे लोगों की बात करना चाहते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, और उनको जितनी सलामी देनी चाहिए थी और जितना उनका जिक्र होना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच उबैद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैजल।